हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल कुमार मौर्य और हम लोग रॉक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में रॉक्स से लेकर के वेरियस यूजेज ऑफ स्टोन्स तक पढ़ लिया था। पार्ट सेकंड में क्वेरिंग से लेकर के बेडिंग प्लेन तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है टेस्ट फॉर स्टोन्स। तो एक एक करके हम लोग स्टोन पर जो भी टेस्ट किए जाते हैं उनको देखेंगे। आज का जो हमारा पहला टेस्ट है वो है क्रशिंग टेस्ट। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्रशिंग टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो IS कोड, इसमें IS इस्तेमाल किया जाता है। IS कोड 1121, IS कोड 1121 पार्ट फर्स्ट, ये इसका IS कोड है। ये कहता है कि जो भी हम स्टोन इस्तेमाल करेंगे उसका कोई भी साइड 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। कितना? 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये क्यूब है, ये हम लोग क्या क्यूब अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये होना चाहिए मिनिमम साइज 50 × 50 × 50 का होना चाहिए। अगर हम लोग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए? 50 mm डाया होनी चाहिए मिनिमम, इंटू 50 mm इसकी हाइट होनी चाहिए। ये मिनिमम साइज है, इससे बड़ा भी हो सकता है। और इसका जो भी लेटरल डायमेंशन होगा उसका रेशियो 1:1 रखा जाता है। ओके, 1:1 मीन्स ब्रेड्थ, लेंथ और हाइट तीनों को हम लोग क्या करना है, इसको इक्वल रखना है। ओके, और इसमें क्या करना है, अगर सिलिंड्रिकल है तो डाया और हाइट दोनों को सेम रखना है। अब कुछ किताबों में आपको ये लिखा मिलेगा कि जो स्टोन हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रशिंग टेस्ट के लिए उसकी साइज 40 × 40 × 40 mm होती है। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन आता है कि अगर MCQ में हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वहाँ पर हम क्या चूज करेंगे ऑप्शंस। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, दो ऑप्शन आपको है आपके पास। क्या मिनिमम साइज कितना है? मिनिमम 50 mm एंड सेकेंड है ऑप्शन आपका 40 × 40 × 40। तो देखिए, ये दोनों ऑप्शन सेम क्वेश्चन में आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा MCQ में, कभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो दोनों आंसर आपको याद करना है कि जो भी साइड होगा क्यूब का या सिलेंडर का वो मिनिमम होना चाहिए कितना? 50 mm का। और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा? 40 × 40 × 40 का ऑप्शन होगा। अब देखिए, इसमें दो बार में इसको टेस्ट करते हैं। मिनिमम नंबर जो है वो 3 सैंपल हम लोग लेते हैं टेस्ट करने के लिए। ओके, कितने सैंपल लेंगे? मिनिमम 3 सैंपल। 3 सैंपल। अगर क्यूब बना रहे हैं हम लोग स्टोन का तो कितने बनाएंगे? 3। अगर सिलेंडर बना रहे हैं तो कितने सैंपल बनाएंगे? 3 सैंपल बनाएंगे हम लोग सिलेंडर के। अब देखिए, 3 सैंपल का ड्राई स्टेट में करते हैं और 3 सैंपल का सैचुरेटेड स्टेट में करते हैं। ठीक है, तो ड्राई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ओवन में इसको 105 ±5 डिग्री सेल्सियस पर इसको 24 घंटे के लिए हम लोग क्या करते हैं? ओवन में डाल देते हैं। फिर जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाता है तो इसको निकाल करके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन जो होती है उसमें डाल देते हैं। ठीक है, उसमें डालने के बाद जो भी जिस लोड पर यह क्रश हो जाता है उस लोड को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या निकालना है आपको? लोड। ओके, अब सैचुरेटेड कंडीशन में जब हम लोग करते हैं तो क्या करेंगे? देखिएगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले सैंपल बना लेना है। 3 सैंपल, चाहे वो सिलेंडर हो या क्यूब हो, ऐसा बनाना सैंपल कि उसके साइज का रेशियो क्या हो? 1:1 हो। ओके, लेटरल साइज का जो भी रेशियो होगा वो 1:1 होगा और मिनिमम साइड जो होगी उसकी 50 mm होगी। अब सैचुरेटेड स्टेट पे जब करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? जो भी आपका स्टोन है उसको 72 आवर्स के लिए वाटर में डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको निकालने के बाद कोई एक सूखा कपड़ा ले लेते हैं, उससे सरफेस ड्राई करते हैं। सरफेस ड्राई मतलब कपड़े से ऊपर पोंछ देते हैं, फिर उसको कुछ देर तक खुली हवा में छोड़ देते हैं। ओके, फिर इसको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में डाल देते हैं। फिर वहाँ से हम लोग निकालते हैं कि क्रशिंग लोड कितना है। क्या निकालना है आपको? क्रशिंग लोड। ठीक, जब आपको क्रशिंग लोड मिल जाता है तो इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होगा स्टोन का? क्रशिंग लोड अपॉन एरिया, अपॉन एरिया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ स्टोन का। ओके, इस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एरिया क्या होगा आपका। अगर आपने क्यूब इस्तेमाल किया है और वो 50 mm का है तो 50 × 50 का क्यूब हो गया। अब अगर आपने कोई ऐसा इस्तेमाल किया हुआ है जिसका एरिया ये नहीं आता है, ठीक है, मान लीजिए आपने 60 × 60 का इस्तेमाल किया तो 60 × 60। ओके, तो ये हो जाएगा एरिया। अब सिलेंडर अगर इस्तेमाल किया है, तो π/4 × 50 mm का सिलेंडर में मान रहा हूँ तो 50 का स्क्वायर। इससे आप एरिया फाइंड आउट करके यहाँ पर क्रशिंग लोड और एरिया रख करके CP की वैल्यू निकाल लोगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। ठीक है, अब एक और जहाँ पर नॉर्म दिया हुआ है उसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वो नॉर्म क्या है?
जैसे कि IS कोड बोलता है कि जो भी हम साइज रखेंगे वो 1:1 के रेशियो में रखते हैं। जो भी आपका क्यूब है उसके लेटरल डायमेंशन का जो रेशियो होगा 1:1 होगा, मतलब 50x50x50 या फिर 60x60x60 इस तरह से रखेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि लेटरल डायमेंशन चेंज करना पड़ जाता है किन्हीं कारणों से, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर लेटरल डायमेंशन 25% से ज़्यादा डिफर करता है, 25% से ज़्यादा डिफर करता है या 25% डिफर करता है, तो उस केस में हम लोग एक और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 25% डिफर करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपका एक साइज 100 mm है, 100 mm है, और जो दूसरी साइड है वो आपका 75 mm है, तो इनमें डिफरेंस कितने का हो गया, 25% का, ठीक। या फिर एक 100 mm है, दूसरा आपका 70 है, तो इनमें डिफरेंस कितना हो गया, 30% का, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर डिफरेंस क्या हो रहा है, 25% से ज्यादा हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, 25% हो रहा है। तो 25% या 25% से ज्यादा जब भी आपका लेटरल डायमेंशन में चेंज आएगा, चेंज होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप सीपी निकालोगे। तो सीपी की वैल्यू क्या थी, जो क्रशिंग लोड है वो अपॉन एरिया, ओके। अब सीपी निकालने के बाद जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा उसके लिए एक और फार्मूला दिया हुआ है IS कोड में कि सीसी दैट इज इक्वल टू सीपी अपॉन 0.778 प्लस 0.222 इंटू B/H, ठीक है। अब यहां से जो सीसी आएगा वो उस क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट पर चलते हैं। उसके पहले मैं ये बता देता हूं आपको कि मैंने इसको एक बार पहले बताया हुआ है कि जो आपका गुड स्टोन होते हैं, गुड बिल्डिंग स्टोन होते हैं, उनका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 100 Nm/mm² से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट पर, जो कि है हमारा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं मैं आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर कई सारे टेस्ट हैं, स्मिथ टेस्ट, ब्राड टेस्ट, एसिड टेस्ट, फिर आपका आता है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, और एक है फ्रीजिंग एंड थॉइंग टेस्ट, ठीक है। इनके अलावा ये दो हैं जो कि इन सबसे क्या करते हैं, हम ड्यूरेबिलिटी स्टोन का चेक करते हैं। अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बताइए स्मिथ टेस्ट से क्या पता चलता है, या स्मिथ टेस्ट अगर हम करते हैं तो ये क्या बताता है। तो देखिए स्मिथ टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि जो भी हम स्टोन लिए हुए हैं, जो हमारा स्टोन का सैंपल है, उसमें सॉल्युबल मैटर कौन सा है, ठीक, उसमें सॉल्युबल मैटर कौन सा है ये हमें बताता है, ठीक है। तो हम लोग स्मिथ टेस्ट करते कैसे हैं इसको जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो आपके पास स्टोन सैंपल है उसको छोटे छोटे चिप्स में डिवाइड कर लीजिए, फिर एक कांच का ग्लास ले लीजिए, ठीक, सिलेंड्रिकल ग्लास होना चाहिए। इसमें स्टोन को चिप्स को डाल देते हैं और 1/3 हाइट तक इसमें वाटर को फिल कर देंगे। H/3 तक आपने यहाँ पे क्या फिल करना है, वाटर, H/3 तक वाटर फिल कर लेना है। फिर कुछ टाइम तक इसको छोड़ देते हैं, ओके। अब हम इस स्टोन को देखेंगे, ये जो आपका सॉल्यूशन बन गया इसको देखेंगे। अगर ये आपका क्लियर है, वाटर कैसा है, क्लियर है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि स्टोन में ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जो कि पानी में घुल सके, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब स्टोन कैसा है, हमारा ड्यूरेबल है, ओके। अगर वाटर क्लियर होता है तो स्टोन हमारा कैसा है, ड्यूरेबल है। अब अगर आपको वाटर लाइम कलर का दिखता है, मतलब वाइट दिखने लगता है, लाइम कलर, तो उसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी अधिक है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी अधिक होगी। अब अगर वाटर जो होता है आपका मडी टाइप हो जाता है, कैसा हो जाता है, मडी हो जाता है, तो उसको हम लोग या फिर डर्टी बोलते हैं, डर्टी या मडी हो जाता है, कलर कैसा हो जाएगा इसका, कीचड़ की तरह कलर हो जाता है या फिर कुछ गंदा कलर हो जाता है, तो उसका मतलब हुआ कि इसमें क्ले की जो क्वांटिटी है वो बहुत अधिक है, स्टोन में क्ले की क्वांटिटी बहुत अधिक है। तो इस तरह के जो आपके स्टोन होंगे वो ड्यूरेबल नहीं होते, ठीक है। कैसा होना चाहिए, पानी में डालने के बाद उसका कलर एकदम क्लियर होना चाहिए, वाटर का कलर कैसा होना चाहिए, क्लियर। अगर क्लियर है तो इसका मतलब स्टोन जो है ड्यूरेबल है। अगर लाइम कलर का व्हाइट कलर आपको दिखने लगता है तो इसका मतलब उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है, और अगर डर्टी दिखता है तो इसका मतलब उसमें क्ले ज़्यादा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्राड टेस्ट में, ठीक। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ ब्राड टेस्ट कैसे करते हैं। तो देखिए ब्राड टेस्ट क्या करता है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को चेक करता है। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास ये स्टोन है, ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, कुछ पोर्स होते हैं, जब भी पानी इस पे पड़ता है तो क्या होगा, पोर्स में ये फिल हो जाता है, ठीक। तो ये पानी इससे निकल जाता है या नहीं निकलता, इस चीज को हम लोग इसमें टेस्ट करते हैं पोर्स से, क्योंकि अगर पोर्स से नहीं निकलेगा तो नाइट में क्या होता है, टेम्परेचर
नाइट में टेम्परेचर लो हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाएगा, ठीक है। लो होने के बाद ये वाटर क्या होगा, इसमें सॉलिड बन जाएगा, आइस बना लेगा। टेम्परेचर लो होगा, क्या बन जाएगा, आइस। अब आइस का जो वॉल्यूम होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये स्टोन को तोड़ने लगता है, स्टोन वेदरिंग करता है, स्टोन वेदरिंग, स्टोन डिसइंटीग्रेट होने लगता है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, ब्राड टेस्ट। इससे क्या चेक करते हैं, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग, कुछ स्मॉल पीस ले लेते हैं स्टोन का, अब उसे सोडियम सल्फेट Na2SO4, कई बार ये पूछा गया है कि ब्राड टेस्ट या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए कौन सा हम लोग सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। तो सॉल्यूशन आप सोडियम सल्फेट, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सल्फेट ऑफ सोडा, इसको ले लेते हैं। अब इसको बॉयल करते हैं, बॉयल करते हैं, जब बॉयल होने लगेगा तो उसमें जो भी हमने स्टोन के स्मॉल पीसेज लिए वो डाल देंगे, ठीक। अब इसको इसमें डाल देते हैं, कुछ टाइम तक वेट करते हैं, फिर इसको निकाल देते हैं, ओके। अब निकालने के बाद केप्ट सस्पेंडेड फॉर फ्यू डेज, क्या करेंगे, इसको कुछ दिन के लिए सस्पेंडेड रखते हैं। सस्पेंडेड रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी इसके पोर्स होते हैं उसमें जो भी आपका Na2SO4 फिल हो गया होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। अब जो Na2SO4 निकल जाता है तो इसका वेट ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा वेट लॉस होगा, मान लीजिए कि हमने जो स्टोन लिया था सबसे पहले उसका वेट था W1 और फिर इस सॉल्यूशन में डालने के बाद इसका वेट कितना हो गया, W2। तो ये जो चेंज आएगा ये बताता है हमें कि कितना ये फ्रॉस्ट रेजिस्ट कर सकता है। लॉस इन वेट इंडिकेट प्रोबेबल इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ब्राड टेस्ट करते हैं। तो ब्राड टेस्ट हमें क्या बताता है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को बताता है। नेक्स्ट है हमारा एसिड टेस्ट, ओके। तो एसिड टेस्ट में हमने क्या करना है, ये क्या करता है ये देखिएगा, मान लीजिए हमें स्टोन को ऐसी जगह पे इस्तेमाल करना है जहां पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, एसिड या फिर अल्कली बेस जिसको बोलते हैं अल्कली, इनका धुआं निकलता है, ठीक है। जब इनका धुआं निकलता है वो स्टोन पर जाकर जमा होता है तो उससे क्या होगा, वेदरिंग होगी, स्टोन की वेदरिंग होती है, या स्टोन डिसइंटीग्रेट होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होता है स्टोन, ओके। जब ये स्टोन की वेदरिंग होने लगती है तो वो स्टोन खराब हो जाता है। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना है, एसिड टेस्ट करना है। अगर वो एसिड में रजिस्ट कर जाता है तो इसका मतलब उसे हम इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एसिड टेस्ट किस लिए होता है, टू चेक वेदर रेजिस्टेंस, इसको ध्यान रखिएगा, टू चेक वेदर रेजिस्टेंस, ठीक। अब इसमें क्या होता है, 100 ग्राम या फिर 1 न्यूटन, ये वेट का हम लोग एक स्टोन ले लेंगे, कितने सैंपल, 3 सैंपल। अब उसके बाद 1% HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे। 1% HCl या H2SO4 का सॉल्यूशन बनाते हैं। अब ये जो स्टोन लिया है हमने 100 ग्राम का एक ब्लॉक, इसको HCl या फिर H2SO4 में डाल देंगे 7 दिनों के लिए। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। फिर 7 दिन डालने के बाद इसको निकाल लेते हैं, ओके। अब निकालने के बाद इसे ड्राई करते हैं। अब हम लोग इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ड्राई करने के बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व में हमें क्या देखना है कि जो हम लोगों ने स्टोन, मान लीजिए इस तरह का लिया था ब्लॉक, इस तरह का स्टोन डाला था, तो उसके जो कार्नर है क्या वे पाउडर फॉर्म में चेंज हो गए, कार्नर शार्प है या नहीं, कार्नर हमने शार्प डाला था, कार्नर शार्प है या नहीं, इस तरह से है कि नहीं, कोने वाले हैं कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज क्या इस पर देखेंगे, क्या इसके सरफेस पर पाउडर जमा हुआ है, इसके सरफेस पर पाउडर जमा हुआ है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि वे एसिड को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। जो भी हमने स्टोन डाला है वो एसिड को रेजिस्ट नहीं कर पाता है। तो इस तरह के स्टोन को हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो अब इसमें आप लोगों को मेन जो पूछता है एमसीक्यू में, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि इसमें टेस्ट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर, इसको पता करने के लिए, ओके। ब्राड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के लिए। एसिड टेस्ट क्यों किया जाता है, चेक वेदर रेजिस्टेंस, ठीक है। यही क्वेश्चन सबसे आते हैं एमसीक्यू में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो कि हमारा है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। ये रहा आपका क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। तो इसमें क्या करना है आपको, मैं बता देता हूं कि आपको टेस्ट पीस बनाने हैं। 50 × 50 × 50 का सैंपल बनाना है क्यूब, या फिर 50 mm का डाया इंटू 50 mm हाइट का आपको क्या बनाना है, सिलेंडर। आपने सिलेंडर बना लेना है। फिर इसको बनाने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, 24 आवर तक ओवन में डालकर 105 डिग्री सेल्सियस ±5 डिग्री सेल्सियस
पर सुखा लेते हैं और इसको वेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका वेट कितना है W1। ओके, फिर ऐसा करने के बाद जो भी हमारा स्पेसिमेन है उसको 14% सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में मींस Na2SO4 के सॉल्यूशन में डाल देते हैं 16 से 18 घंटे के लिए, 16 से 18 घंटे के लिए डाल देते हैं। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे हम लोग निकाल लेते हैं और इस सॉल्यूशन को सूखने देते हैं, सरफेस ड्राई करते हैं। कैसा करते हैं? सरफेस ड्राई, मतलब जो उसके पोर्स में Na2SO4 है उसको पूरी तरह से सूखने नहीं देना है, सिर्फ सरफेस पर जो Na2SO4 लगा है उसको सूखने देना है। सरफेस ड्राई करते हैं। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, जब ये सरफेस ड्राई हो जाता है तो इसको ओवन में डाल करके 105 ±5 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटा के लिए ओवन में डाल देंगे। फिर निकाल करके कूल करते हैं इसको, कूल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर इसको कूल करते हैं। ऐसा करने के बाद हमने क्या करना है, सेम ही सैंपल पर 30 बार तक ये प्रोसेस रिपीट करना है। ओके, 30 बार तक सेम सैंपल पर। एक क्यूब पर ये कितनी बार करना है? 30। एक क्यूब पर ये 30 टाइम्स तक हमें करना है। जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग वहाँ से W2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 30 बार करने के बाद वेट कर लेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा? W2 मिल जाएगा। फिर जो हमारा लॉस इन वेट होगा वो बताएगा डिग्री ऑफ डीके। क्या बताता है आपको? डिग्री ऑफ डीके। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? W1 माइनस W2 अपॉन इनिशियल वेट W1 इंटू 100। इस तरह से हम लोग क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट। तो इसमें क्या करना है आपको मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, इसमें 3 बियरर होते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, बियरर ए है, ये बियरर बी है और ये बियरर ई है, ए बी और ई। इन बियरर के बीच में हमें एक टेस्ट स्पेसिमेन रखना है जिसका साइज होता है 200 × 50 × 50। 200 mm लेंथ होगी, 50 × 50 का उसका क्रॉस सेक्शन रहता है। ओके, तो 2 बियरर, ये जो ए और बी, ये है आपका बी बियरर और ये ए, तो इन दोनों के बीच में ट्रांसवर्स इसको रख देते हैं इस तरह से। ठीक, इस तरह से जो सैंपल है उसको रख देंगे। फिर इसके ऊपर बियरर ई हम लोग रखते हैं, फिर लोड लगाते हैं। ठीक है, जिस लोड पर ये क्रश कर जाता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए वो लोड कितना है? W है। ओके, और लोडिंग का रेट क्या रखते हैं? 2 किलो न्यूटन पर मीटर के रेट से, 2 किलो न्यूटन पर मिनट के रेट से हम लोग इस पर लोडिंग लगाते हैं। फिर जिस लोड पर ये क्रश कर जाता है, टूट जाता है, वो हम लोग नोट कर लेते हैं W। फिर यहाँ जो आपको फार्मूला दिख रहा है वहाँ से ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। R = 3WL/2BD³। यहाँ से आप लोगों को ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ मिल जाएगा। नेक्स्ट है जो हमारा टेस्ट है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका जो होता है वो स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ से थोड़ा डिफरेंट टाइप से इसको हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करना है आपको? एक सिलेंडर बनाना है। ध्यान रहे कि सब में क्यूब भी बना सकते थे, सिलेंडर भी, लेकिन टेंसाइल टेस्ट ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्यूब का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। एक सिलेंडर बनाना है जिसका मिनिमम डायामीटर 50 mm रखना है। मिनिमम डाया कितना रखना है? 50 mm रखना है। और इसकी हाइट जो रखनी है, हाइट ये होगा 2 × जो भी आपका डायामीटर है। 5 मतलब डायामीटर। ओके, हाइट कितनी रखनी है? 2 × डायामीटर। ऐसा करने के बाद इस सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी यूटीएम मशीन होगी या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन है उस पर रख देते हैं 2 स्टील प्लेट के बीच में। ये देखिए स्टील प्लेट है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये स्टील प्लेट है, ये आपका बेस प्लेट है। ठीक है, बेस प्लेट या फिर इसको एनविल भी बोलते हैं। जो लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनविल। एनविल, फिर उसके ऊपर स्टील प्लेट, देन आपका स्पेसिमेन होगा 50 mm डायमीटर और 100 mm हाइट का या लेंथ का। फिर उसके ऊपर हमें एक स्टील प्लेट रखना है। देन आपका होता है टॉप पोर्शन, अपर प्लेट, जिस पर कि हम लोग लोड को अप्लाई करते हैं। ठीक, अब इसको लोड पर अप्लाई करेंगे। जिस लोड पर ये टूट जाता है उस लोड को नोट कर लेते हैं। मान लीजिए कि वे लोड क्या है? W है। तो यहाँ से आपको स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाएगा 2W/πdL। ओके, इस फार्मूले से आपने क्या करना है? स्प्लिट स्ट्रेंथ इसकी निकाल लेनी है। जो इसका स्प्लिट स्ट्रेंथ होगा वही इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगा। अब इसको 2 कंडीशन में करते हैं। सबसे पहला कंडीशन होता है ड्राई कंडीशन और दूसरा होता है सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, तो ड्राई कंडीशन के लिए वही आपका फार्मूला, वही आपका रूल है 105 ±5 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर के लिए ओवन में रखना है। फिर निकाल के डेसिकेटर में इसको मेंटेन करना है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, सैचुरेटेड के लिए आपको 3 दिन के लिए इसको वाटर में इमर्ज रखना है, फिर निकाल के सरफेस ड्राई कर लेना है। ओके,
दोनों तरह से करेंगे, 3 स्पेसिमेन का इसमें टेस्ट हम लोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो है आपका हार्डनेस टेस्ट एंड इम्पैक्ट टेस्ट। ओके, तो हार्डनेस टेस्ट और इम्पैक्ट टेस्ट देख लीजिएगा क्या होता है। तो हार्डनेस टेस्ट जो होता है, स्टोन का हार्डनेस टेस्ट करते हैं। देखिए, हार्डनेस टेस्ट और भी तरीके से करते हैं, वो करते हैं एग्रीगेट पर। किस पे करते हैं? एग्रीगेट पर। तो दोनों में डिफरेंस होता है, स्टोन और एग्रीगेट। स्टोन लार्ज ब्लॉक होते हैं और स्टोन क्या होता है, एग्रीगेट क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्टोन के, तो वो एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, ये एग्रीगेट कहलाता है। और स्टोन क्या होता है? लार्ज ब्लॉक होता है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। तो एग्रीगेट पर भी हम लोग हार्डनेस टेस्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग लॉस एंजल्स टेस्ट करते हैं, लॉस एंजल्स टेस्ट। ठीक है, एग्रीगेट पर हम लोग लॉस एंजल्स टेस्ट करते हैं, लेकिन जो हम लोग स्टोन है उस पर हार्डनेस टेस्ट के लिए क्या करेंगे? डॉरी टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं या डॉरी अब्रेशन टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है? एक अन्यूलर रिंग होता है, अन्यूलर रिंग होता है स्टील का, अन्यूलर रिंग। ठीक है, ये अन्यूलर डिस्क लिखिए, ज्यादा बेटर है, अन्यूलर डिस्क। अन्यूलर डिस्क का मतलब क्या होता है? एक आपका इस तरह से होगा और बीच में ये खोखला रहता है। सिर्फ ये पार्ट जो है आपका सरफेस रहेगा इसमें और बाकी ये खोखला रहेगा। यहां पर आप देखिए, ये अन्यूलर डिस्क है, ये रोटेट करता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है? एक स्टोन लेना है, उसको इस तरह से साइज उसकी बनानी है कि जो उसका वेट हो, उसको साइज इस तरह से बनानी है कि जो उसका डायामीटर हो वो 25 mm हो, 25 mm डायामीटर हो और 25 mm उसकी हाइट हो। ठीक, डायामीटर एंड हाइट दोनों कितनी होनी चाहिए? 25 mm। फिर आपको यहां पर एक छोटा सा होल दिख रहा होगा सर्कुलर, इसी के नीचे उस स्टोन को प्लेस कर देते हैं कुछ इस तरह से। सपोज कीजिए ये आपका स्टोन रख गया। इस स्टोन को रखने के बाद एक आपका इस तरह से लोड आता है, ये वेट होता है, एक क्या होता है? वेट, WAST, वेट। ठीक है, ये वेट होता है जिसका वेट रहता है 12.5 न्यूटन। इसको इस होल में डाल देते हैं ताकि जो इसकी नीचे स्टोन है इसको दबाए रखे। डालने के बाद ये जो दोनों आप लोग कीप देख रहे हैं, यहां पर देखिए 2 कीप रखी हुई है, इसमें सैंड को फिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सैंड को फिल कर देंगे। सैंड फिल करने के बाद ये जो अन्यूलर डिस्क है इसको रोटेट करते हैं। कितनी बार? 1000 टाइम्स, 1000 रिवॉल्यूशन इसको रोटेट करेंगे। 1000 रिवॉल्यूशन क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो जब ये रोटेट करता है और इस पर हम लोग सैंड डालते हैं, ये सैंड है, तो यहां पर जो स्टोन है उसके ऊपर वेट रखा है, तो ये स्टोन को आगे नहीं बढ़ने देता, आगे नहीं बढ़ने देता स्टोन को। स्टोन यहीं पे रहता है। इसके नीचे से ये स्टील का जो आपका अन्यूलर रिंग है उसके ऊपर सैंड है, ये गुजरता रहता है। तो वो क्या करेगा? स्टोन को वियर करता है, स्टोन वियर। अब इसी स्टोन वियर को हमें कैलकुलेट करना है कि कितना होता है। तो मान लीजिए कि जो हमने सैंपल बनाया था, इसमें मशीन में रखने से पहले उसका वेट क्या था? W1 था। मशीन के में रखने के बाद उसका वेट कितना हो गया? W2। कितने बाद? 1000 रिवॉल्यूशन के बाद, 1000 रिवॉल्यूशन के बाद। तो इसको माइनस कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा? आपका वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस। वेट लॉस इक्वल टू W1 माइनस W2, इनिशियल और फाइनल। ओके, अब आपको हार्डनेस निकालना है, तो हार्डनेस का फार्मूला क्या होता है ये देख लीजिए आप लोग। हार्डनेस दैट इज इक्वल टू 20 से करते हैं हम लोग। ठीक है, 20 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। 20 माइनस वेट लॉस अपॉन 3। ठीक, इस तरह से हम लोग करते हैं। अपॉन 3 क्या है? क्योंकि हम लोग 3 सैंपल इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हर में यही करना है हमें। 3 सैंपल हम लोग जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर के लिए हमें यही करना है। सबसे पहला स्टोन का हार्डनेस, फिर दूसरे स्टोन के हार्डनेस के लिए यही फार्मूला, फिर जो तीसरा सैंपल होगा उसके लिए भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर तीनों को निकाल के 1 + 2 + 3/3 ये कर देंगे। जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसको पहले ही बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होगा, तो स्टोन कैसा होगा हमारा। ओके, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस लेस देन 14 है तो वो पुअर हार्डनेस का स्टोन होगा। अगर 14 to 17 है तो मीडियम हार्डनेस का होगा। ग्रेटर देन 17 है तो हाई हार्डनेस का स्टोन होगा। अब आपसे कभी कभी पूछता है कि जो बिल्डिंग होता है उस पर कौन सा हार्डनेस का स्टोन हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो भी हम स्टोन इस्तेमाल करेंगे उसका हार्डनेस ग्रेटर देन 14 होना चाहिए, मतलब वो पुअर नहीं होना चाहिए, बस मीडियम भी हो सकता है और हाई हार्डनेस का भी हो सकता है। देन आपका आता है इम्पैक्ट टेस्ट। पूछता है कि इम्पैक्ट टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो इम्पैक्ट टेस्ट हम लोग टफनेस निकालने के लिए करते हैं। जो स्टोन है उसका टफनेस कितना है, तो इम्पैक्ट टेस्ट का टफनेस निकालने के लिए हम लोग करते हैं। इसको कैसे करते हैं मैं आपको एक बार
अच्छे से समझा देता हूँ एक ब्लैक स्क्रीन लेकर के। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने एक ब्लैक स्क्रीन ले रहा हूँ। ओके, अब देखिए कि इसमें हम लोग क्या करते हैं। टफनेस टेस्ट, टफनेस टेस्ट में एक बेस होता है, स्टील का एक बेस होता है, इसको हम लोग कहते हैं एनविल। क्या कहेंगे? एनविल। अब इसमें एक स्टोन का सैंपल हम लोग रखते हैं, इसके बगल में 2 गाइड लगे होते हैं। बताता हूं अभी गाइड का काम क्या होता है। अब इस गाइड के सहारे एक हैमर होता है, वो चलाया जाता है। यहां पर एक हैमर लगा होगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक हैमर होता है, इसको बार बार ऊपर नीचे किया जाता है। अब इसको कैसे करते हैं ये देख लीजिए। जो हमारा सैंपल है उसके ऊपर यहां से सबसे पहले जो हैमर, ये आपका हैमर है, ये आपका जो हैमर है, इसको हम लोग इसके ऊपर लाके धीरे से रख देते हैं। रखने के बाद इसको 1 सेंटीमीटर उठाते हैं। कितना? 1 सेंटीमीटर उठा के छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं क्या स्टोन टूट गया। टूट गया तो ठीक है, अगर नहीं टूटा तो अब दोबारा फिर उठाते हैं। अब की बार 1 सेंटीमीटर बढ़ाकर उठाते हैं। मतलब कितना उठाएंगे? 2 सेंटीमीटर। फिर छोड़ देंगे, फिर देखेंगे क्या टूटा। नहीं टूटा तो फिर उठाएंगे, फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ा के उठाएंगे, ठीक है। तो अब की बार टोटल कितना उठ गया? 3 सेंटीमीटर हाई पर चला गया। ओके, तो इस तरह से इसको करते हैं जब तक कि आपका ये स्पेसिमेन क्या होता है? ब्रेक नहीं हो जाता, टूट नहीं जाता है। और जिस हाइट पर ले जाकर छोड़ने के बाद ये स्पेसिमेन ब्रेक हो जाएगा, वो इसका कहलाएगा टफनेस, ठीक है। टफनेस कहलाएगा। तो सपोज कीजिए ये 15 सेंटीमीटर की हाइट पर ले जाकर हमने छोड़ा, तो ये टूट गया। तो इसको हम लोग कहेंगे स्टोन का टफनेस कितना है? 15 सेंटीमीटर। ओके, चलिए मैं आपको फिर से ले चलता हूं। तो जो इसमें सैंपल इस्तेमाल करेंगे उसका जो साइज होगा वो क्या होगा? 25 mm डायामीटर एंड 25 mm हाइट का सैंपल होगा। अब आपने जो वेट इस्तेमाल करना है वो 20 न्यूटन का होगा। मतलब जो मैं हैमर आपको दिखा रहा था उसका वेट कितना होगा? 2 kg या फिर 20 न्यूटन, ठीक है। ये हम लोग वेट इस्तेमाल करते हैं, जिसको बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। इस चार्ट को मैं पहले भी दिखा चुका हूँ और फिर से बता देता हूँ। अगर टफनेस इंडेक्स 13 से कम है, 13 से कम है, तो वो नॉट टफ की कैटेगरी में आता है। 13 से 19 है तो मॉडरेटली टफ या मीडियम टफ की कैटेगरी में आएगा। अब अगर ग्रेटर देन 19 है तो ये आएगा आपका हाईली टफ की कैटेगरी में। इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, हार्डनेस और टफनेस में। तो याद रखिए कि हार्डनेस जो होता है वो 14 से ऊपर होना चाहिए और टफनेस 13 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद कर लेना है। अब अगर हार्डनेस 14 to 17 है तो ये मीडियम होगा। अब अगर ग्रेटर देन 17 है तो हाई हार्डनेस। अब टफनेस आपका 13 to 19 है, 13 to 19 है तो ये मीडियम हार्डनेस या मॉडरेट हार्डनेस, मॉडरेट टफनेस का होगा। एंड अब अगर ग्रेटर देन 19 है तो ये कहलाएगा आपका हाई टफ, हाईली टफ, ठीक है। इस तरह से हम लोग इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो हमारा है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट सबसे सिंपल टेस्ट होता है किसी भी स्टोन या फिर किसी भी बिल्डिंग मटेरियल पर परफॉर्म करना। तो इसमें आपने क्या करना है, देखिए 2 तरह से करता है। किसी किसी बुक में लिखा हुआ है कि आप एक स्टोन का सैंपल लीजिए। आपने क्या करना है, स्टोन का एक सैंपल ले लेना है। सपोज कीजिए ये आपका स्टोन का सैंपल है, इसको 24 आवर के लिए इमर्ज कर दीजिए वाटर में। निकालने के बाद सरफेस को इसको सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद इसका वेट ले लीजिए, मान लीजिए W1 है। फिर जो आपका सैचुरेटेड स्टोन मिला है उसको ओवन में डाल दीजिए 105 डिग्री सेल्सियस ±5 डिग्री सेल्सियस पर। फिर इसको 24 घंटे रखने के बाद निकाल लीजिए, वेट कीजिए, मान लीजिए W2 है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, ड्राई वेट के रिस्पेक्ट में निकाल लेना है कितना वाटर एब्जॉर्ब होगा। तो W1 - W2, देखिए ये क्या है, सैचुरेटेड वेट है और ये ड्राई वेट है। हमें किस पे निकालना है, ड्राई वेट के रिस्पेक्ट में, तो बाई W2। ओके, W2 × 100 ये हो जाएगा इसका वाटर एब्जॉर्प्शन। तो किसी भी स्टोन का वाटर एब्जॉर्प्शन गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए लेस देन 5% होना चाहिए, मतलब 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, अब IS कोड क्या कहता है, ये था एक मेथड। IS कोड कहता है कि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इस मेथड का इस्तेमाल ना करके दूसरे मेथड का इस्तेमाल करिए। इसका IS कोड है IS 1124। इसमें क्या करते हैं कि 2 सीव लेते हैं, ये होता है 20 mm का, दूसरा सीव होता है 10 mm का, एक दूसरे के ऊपर लगा लेते हैं और सबसे नीचे इसके पैन लगा देते हैं, पैन। अब जो आपका स्टोन है उसको लाके इसमें डालिए, ठीक है। जो स्टोन 20 mm से पास हो गया और 10 mm पर रिटेन हो गया, कुछ इसमें भी आ जाएंगे जो बहुत छोटे स्टोन होंगे। जो स्टोन क्या होगा, 20 mm से पास हो जाए, 10 mm पर रिटेन हो जाए, तो जो 10 mm पर रिटेन हो गया उसको ले लीजिए। अबाउट 1 किलोग्राम क्या करिए इसका
स्टोन का सैंपल लीजिए जो कि 10 mm पर रिटेन कर गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको डिस्टिल्ड वाटर में 24 घंटे के लिए रख देना है रूम टेम्परेचर पर, 24 आवर के लिए डिस्टिल्ड वाटर में रख देना है। फिर आपने इसके टेस्ट पीस जो है उसको निकाल लेना है और सूखे कपड़े से साफ कर लेना है। निकालने के बाद आपने इसका वेट कर लेना है। ओके, तो वेट कर लीजिए, मान लीजिए कि ये वेट क्या है, बी है। वेट कितना है, बी। अब आपको क्या करना है, सैंपल को देखिए, सैंपल को 1000 ml की कैपेसिटी वाले सिलेंडर में डाल देना है, या उससे ज़्यादा ही कैपेसिटी वाले सिलेंडर में डाल के 1000 ml तक पानी भरना है। ठीक है, पानी भरना है। फिर हमें नाप लेना है कितना ml हमने पानी उसमें भरा हुआ है। तो जो ml हम लोगों ने पानी का भरा हुआ है, मान लीजिए कि हमने क्या किया, उसमें 500 ml ऐड किया। सॉरी, एक मिनट, देखिए, मान लीजिए कि हमने क्या किया, 500 ml ऐड किया हुआ है वाटर का, 500 ml। इसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि 500 ml हमने वाटर को भर दिया है। ओके, 1000 ml का सिलेंडर लेना है, इसमें स्टोन भरना है। फिर उसके बाद ऐसे पानी भरना है कि इसका जो हाइट है 1000 ml तक पहुंच जाए, 1000 ml तक पहुंच जाए। ऐसा करने के बाद नोट कर लेंगे कि कितना इसमें वाटर आया, उसका वॉल्यूम नोट कर लेंगे। ठीक है, अब जब ऐसा हो जाएगा तो हमें क्या करना है, जो भी वाटर आएगा उसका वेट निकाल लेना है। जो ये वाटर हमने इसमें ऐड किया है, वाटर की डेंसिटी के अकॉर्डिंग रो इज इक्वल टू m/b होता है। तो वाटर का ml आपको पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया, डेंसिटी आपको मिल जाएगा। जो भी टेम्परेचर रहेगा आपके लेबोरेटरी का उसके अकॉर्डिंग चार्ट बना हुआ होता है, उस तरह से मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने मास को कैलकुलेट कर लेना है, कितना ग्राम आपने वाटर को ऐड किया। ओके, अब आपको क्या करना है कि इस सैंपल को बाहर निकालना है, सैंपल को बाहर निकालना है और 100 से 110 मतलब वही 105 ±5 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के लिए इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद निकालना है, निकाल कर इसका वेट लेना है। मान लीजिए कि ड्राई वेट कितना है, ड्राई वेट जो है वो A है। ठीक है, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप सैंपल लाइए, उसको 105 ±5 डिग्री सेल्सियस पे रख दीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसका वेट ले लेना है। ओके, तो ये हो जाएगा A। देन आपने उसको डाल देना है 24 आवर के लिए वाटर में। फिर वहाँ से B वैल्यू निकाल लेनी है। फिर निकालने के बाद आपने क्या करना है, C की वैल्यू निकालनी है, जो कि वाटर का मास हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ से आपको वाटर एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा। ये रहा वाटर एब्जॉर्प्शन का फार्मूला। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैचुरेटेड वेट माइनस, तो सैचुरेटेड वेट हमारा कितना था, B, माइनस ड्राई वेट। ड्राई वेट कितना है, A अपॉन ड्राई वेट, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन किससे निकालते हैं, ड्राई वेट से, इनटू 100। ये हो जाएगा परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन। ओके, वाटर एब्जॉर्प्शन इतना आ जाएगा। और ये कितना होना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जब आपका MCQ आता है तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक आता है 5%। अगर 4 ऑप्शन में से 5% आपको मिल रहा है तो आपने इसको करेक्ट करना है, इसी को चूज करना है वहाँ पे। अब कहीं पर आपको 0.6% मिल रहा है, ठीक, तो आपने वहाँ इसको सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए 1 2 3 4, इसमें से आपको एक दिया है 5%, एक दिया है 10%, एक दिया है 15%, एक दिया है 8%। तो आप इसको 5% वाले आंसर को सही मानोगे, क्योंकि स्टोन जो होना चाहिए वो 5% से कम वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए। अब कहीं पर आपको ऑप्शन ये दिया है 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर लिखा है 0.5%, 0.8%, 0.6% एंड 0.9%। तो वहाँ पे आपने 0.6% के वाटर एब्जॉर्प्शन वाला जो ऑप्शन होगा उसको चूज करना है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। देखिए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, वो पढ़ रहे थे स्टोन और एग्रीगेट। स्टोन एग्रीगेट क्या होता है, स्टोन का एक फॉर्म होता है। ठीक है, तो स्टोन का वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से कम होना चाहिए, लेकिन जो एग्रीगेट है, गुड एग्रीगेट, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन 0.6% से कम होना चाहिए। ये डिफरेंस होता है दोनों में। लेकिन जब MCQ पूछता है तो वहाँ पे ये मिलता ही नहीं है, ये नहीं लिखेगा आपको एग्रीगेट या स्टोन, सिर्फ स्टोन स्टोन लिख के आएगा। तो अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है तो ये चूज करना है, ये मिलता है तो ये चूज कर लेना है। आगे चलते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं, इसको देख लेते हैं एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, जो भी यहाँ पे लिखा है सारा का सारा एग्जाम में आया हुआ है, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहला है, क्रॉस कट सा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हार्ड स्टोन को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रिटेनिंग वॉल में पूछता है कौन सा स्टोन इस्तेमाल करते हैं, हैवी स्टोन। क्यों करते हैं, एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं कि रिटेनिंग वॉल में हैवी स्टोन जो होता है वो क्यों इस्तेमाल होता है। अब ये सपोज कीजिए आपका रिटेनिंग वॉल है, ये क्या है, रिटेनिंग वॉल है, इस पर से आपका लोड आ रहा है F। इधर क्या हो रहा है, रिटेनिंग वॉल मतलब क्या होता है, डैम हो गया। डैम क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है। इसके अलावा और रिटेनिंग वॉल जो होते हैं वो मिट्टी को भी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो मान लीजिए अभी तक किस पे डैम है, इस पे क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएगा F। तो अब इस F फोर्स को अगर रजिस्ट नहीं करेगा तो ये डैम क्या होगा, पूरी तरह से बह जाएगा। तो रजिस्ट करता कौन है, इसका वेट रजिस्ट करता है। कौन रजिस्ट करेगा, वेट। ओके, तो वेट कैसे रजिस्ट करता है, अगर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगना चाहिए कि नहीं। तो वो फोर्स सपोज करिए कि उल्टे डायरेक्शन में लगता है, वो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, Fr, इस फोर्स का रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होता है, F इज इक्वल टू फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू वेट, यही होता है। ओके, Fr इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू। तो Fr की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो म्यू जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये क्या होता है, कांस्टेंट। हम लोग किसको चेंज कर सकते हैं, डैम के वेट को चेंज कर सकते हैं, डब्ल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग डब्ल्यू को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा डब्ल्यू होगा उतना ही ज्यादा हमारा Fr होगा। ओके, क्योंकि Fr क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। तो आपका जो Fr हो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा हमारे डैम या रिटेनिंग वॉल के लिए। तो डब्ल्यू ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बड़े बड़े और हैवी ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसा, हैवी ब्लॉक। ठीक है, तो इसलिए हमें जो रिटेनिंग वॉल होता है वहां पर क्या इस्तेमाल करना है, हैवी ब्लॉक का इस्तेमाल करना है या हैवी स्टोन का इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रबल मशीनरी। तो रबल मशीनरी में हम लोग हार्ड स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हार्ड स्टोन होता है अगर आपको इस शेप में मिल गया मान लीजिए, तो इसको ड्रेस करना बहुत ही टफ होता है, ड्रेसिंग इसकी आसान नहीं होती, ड्रेसिंग इज नॉट इजी। ठीक, तो इसके ड्रेसिंग में काफी ज्यादा खर्चा आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो ऐसा स्टोन होगा हमारा हार्ड स्टोन, उसको रबल मशीनरी में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, देन आता है आपका लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन का जो आपका स्ट्रेंथ होता है वो 55 होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर आपका इसमें 550 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो सकता है। ओके, दोनों ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। न्यूटन पर mm स्क्वायर से केजी में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये है लाइमस्टोन का। सैंडस्टोन का 65, मार्बल का 70। ये आपने याद करना है, कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए हुए हैं ए और जे के एग्जाम्स में। ओके, फिर आता है ग्रेनाइट का। तो ग्रेनाइट का होता है 70 to 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यही आपको कहा जाएगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करो, तो ये जो वैल्यू लिखी है इसमें आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। ठीक है, देन आता है आपका ट्रैप एंड बेसाल्ट। तो ट्रैप एंड बेसाल्ट जो होता है उसका स्ट्रेंथ होता है आपका 150 to 190 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देन आता है आपका स्लेट। तो स्लेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, 77 to 210 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, अब इसमें देखिए लास्ट टॉपिक लिखा हुआ है फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर जो होते हैं वो टेक्स हाई पॉलिश। इसका क्या मतलब हुआ, ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आया। जितने यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट नोट्स तो सारे एमसीक्यू में आए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्टोन होंगे अगर उनके ग्रेन्स कैसे हैं, फाइन ग्रेन है, फाइन ग्रेन्स, तो इनकी पॉलिश करना ज़्यादा इजी होता है, इनकी पॉलिश ज़्यादा इजी होती है और इसमें जो होता है चमक ज़्यादा आती है। ठीक है, चमक इसमें क्या होता है, ज़्यादा आती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइन ग्रेन जो स्ट्रक्चर होते हैं टेक्स हाई पॉलिश। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और इसमें याद करने वाली है, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, किस स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो देखिए लाइमस्टोन जो होता है उसका 2 to 2.75 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर आता है आपका सैंडस्टोन, इसका 2.65 to 2.95 होता है। फिर आता है मार्बल, तो मार्बल का 2.65 होता है। देन आता है आपका ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट का 2.63 to 2.75 होता है। फिर आता है आपका ट्रैप एंड बेसाल्ट, तो इसका 2.623 होता है। फिर आता है आपका स्लेट, तो इसका 2.89 होता है। ये आपको याद रखना है ये सारी चीजें। ठीक है, सैंडस्टोन का कितना होता है 2 to 2.75। देन लाइमस्टोन का कितना होता है 2.65 to 2.95। ओके, फिर आपका आता है मार्बल, मार्बल का 2.65 होता है, ये आपको पूरी तरह से रट लेना है एकदम। ग्रेनाइट का 70 to 130। देन आता है आपका ट्रैप एंड बेसाल्ट, तो ट्रैप एंड बेसाल्ट का 2.623। और उसके बाद आता है आपका स्लेट, तो स्लेट का होता है 2.89। ये होगा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे इसको पूरी तरह से रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट नोट्स में आए हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन। तो स्टोन का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। ये जो लिखा हुआ है ये आप लोग लेकर के पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसमें प्रिजर्वेटिव मेन है कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं। देखिए कोल टार, लिंसीड ऑयल, पेंट, पैराफिन, सॉल्यूशन ऑफ एलम एंड सोप एंड बायोरेटा। इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन ऑफ बायोरेटा। कोल टार जो होता है उसको जब हम लोग स्टोन के सरफेस पर अप्लाई करते हैं तो वो ब्लैक कलर कर देता है, तो इसका कलर जो होता है वो
अपीयरेंस चेंज हो जाता है, अच्छा नहीं लगता ब्लैक कलर देखने में, ठीक है। तो ऑब्जेक्शनल अपीयरेंस या ऑब्जेक्शनल कलर होता है। देन आपका लिंसीड ऑयल है, तो लिंसीड ऑयल देखिए दो तरह से होता है, एक रॉ होता है, दूसरा बॉयल्ड होता है, बॉयल्ड। तो जो रॉ लिंसीड ऑयल होता है वो शेड को चेंज नहीं करता, जो स्टोन का शेड है वही रहता है, नो चेंज। लेकिन जो बॉयल्ड होता है वो शेड को चेंज कर देता है, शेड को चेंज कर देता है। तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो कैसा होना चाहिए, रॉ होना चाहिए, ठीक है। अब पेंट होता है तो पेंट भी क्या करता है, जो भी स्टोन का शेड होगा उसको चेंज कर देता है। लेकिन पेंट कुछ स्टोन के लिए अच्छा होता है, जिस स्टोन का कलर बहुत ही बेकार है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, तो वैसे के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेंट उस पर अप्लाई कर देंगे, जिससे कि उसका कलर देखने में आकर्षक हो जाता है, ठीक है, अट्रैक्टिव हो जाता है। देन आता है आपका पैराफिन। तो पैराफिन देखिए दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक होता है ऐसे ही पैराफिन को इस्तेमाल कर लो डायरेक्ट, या फिर उसको नेफ्था में डिजॉल्व कर लो, नेफ्था में डिजॉल्व करके इस्तेमाल करो, ठीक है। अब दूसरा है आपका सॉल्यूशन ऑफ एलम एंड सोप। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बार समझाता हूँ अच्छे से इसको। तो जब हम लोग सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं सोप और एलम का, तो सबसे पहले एलम हमें लेना है 0.75 न्यूटन और 0.25 न्यूटन में क्या लेना है, सोप। ये है आपका एलम एंड ये है आपका सोप। अब इसका मिक्सचर बनाना है हमें 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर में दोनों ऐड करके मिक्सचर बना लेना है। अब जो तैयार हो गया आपका सॉल्यूशन, उसको हम लोग स्टोन पे अप्लाई कर देते हैं, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। देन आता है आपका सॉल्यूशन ऑफ बैरिटा। तो बैरिटा क्या होता है, बेसिकली ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, BaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें ये टेंशन होती है कि यार स्टोन जो है वो कैल्शियम सल्फेट के टच में आ रहा है, कैल्शियम सल्फेट के कांटेक्ट में आ रहा है। स्टोन किसके, कैल्शियम सल्फेट के कांटेक्ट में जहां पर आता है वहां पर हम लोग बैरिटा का इस्तेमाल करते हैं, ओके। ये देख लिया आप लोगों ने। तो ये सारे थे आपके प्रिजर्वेटिव। इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे, या फिर मैं एक बार बता ही देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो आपका स्टोन है उसकी वेदरिंग होती रहती है, बार बार बारिश होती है, फिर रात में मौसम ठंडा हो जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन जनरेट होता है, ड्राई एंड वेट कंडीशन। बारिश होगी सुबह सूख जाएगा, फिर बारिश होगी सूख जाएगा, तो अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन के कारण इसका क्या होगा, डीके होता रहता है। तो इसी डीके को रोकने के लिए हम लोग इस पर क्या करते हैं, एक सरफेस कोटिंग करते हैं, प्रिजर्वेटिव का सरफेस कोटिंग करते हैं, ओके। सिंपल सा इतना है, ये सारे उसके आइडियल कंडीशंस हैं, कैसा होना चाहिए, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा देख लीजिए, इसमें क्या है कि जो हमारा भी MCQ वीडियोज है वो मैं अपलोड करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो, लेकिन जो भी टेक्स्ट है उसका लिंक आपको हमारे चैनल के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग इसको देख लीजिए। चैनल पर जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको ओपन करिए, टेस्ट लीजिए और सबमिट करिए। जैसे ही आप सबमिट करोगे, जैसे ही आप क्या करोगे, सबमिट करोगे, तो सबमिट करते ही आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। एक आता है व्यू स्कोर, देन आपका ऑप्शन आता है व्यू आंसर शीट, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहां से अपना स्कोर भी दे सकते हो और आंसर शीट डाउनलोड करके वो भी दे सकते हो, ओके।